तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग की एंडिंग और उसके एंडिंग में होने वाले टाइम ट्रेवल की। और ऐसा पहली बार नहीं है जब सोलो लेवलिंग में टाइम ट्रेवल हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसकी एंडिंग में जो टाइम ट्रेवल होता है उसको डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में 8 कंट्रीज के ऊपर स्पेशल ग्रेट डंजन्स के गेट अपीयर होते हैं और ये गेट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि जिन्वू भी एक पल के लिए सोचता है कि अगर ये सारे गेट्स में से जितने भी डीमन है एक साथ अगर निकल जाते हैं तो वो भी इनसे नहीं लड़ पाएगा। और एस रैंक हंटर तो क्या, अगर उसकी टीम में नेशनल लेवल हंटर्स भी आ जाए तो भी ये बैटल लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है उसको, क्योंकि इस गेट से डीमंस या फिर जायंट्स नहीं आने वाले हैं, इस पर से मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि ड्रैगन किंग की आर्मी आने वाली है और उसके साथ ड्रैगन किंग खुद आने वाला है जिन्वू को मारने के लिए। और ऐसा ही जिन्वू भी सोचता है कि ड्रैगन किंग अगर मारने आएगा तो वो जिन्वू को ही मारने आएगा, क्योंकि वो शैडो ऑफ मोनार्क है और इस टाइम पर जिन्वू कोरिया में है। तो यहाँ पर जिन्वू को लगता है कि जब भी ड्रैगन किंग आएगा तो वो कोरिया, जापान, चाइना ऐसी ही आसपास की लोकेशन पर हमला करेगा। लेकिन ड्रैगन किंग भी कुछ कम नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड को तबाह करने के मकसद से आया हुआ होता है पृथ्वी पर। और उसको पता होता है कि जिन्वू के पास अराइज की पावर है, यानी कि वो जैसे जैसे उसकी सेना को मारता रहेगा उनको भी अपनी टीम में लेता रहेगा। इसलिए वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर के चला जाता है कनाडा में और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देता है। और ड्रैगन किंग के नाम से तुम्हें पता ही चल जाएगा कि उसकी आर्मी में कौन लोग थे, लोग नहीं ड्रैगन्स थे। और फिर ड्रैगन किंग अपनी ड्रैगन्स की आर्मी को ऑर्डर दे देता है कि उनके सामने जो भी आए उन्हें खाक में मिला दें। इसके बाद हम लोगों को डेविड बेनोन दिखाया जाता है जो कि फेडरल ब्यूरो का डायरेक्टर होता है। और जैसे उसको पता चलता है कि ड्रैगन किंग ने पूरे कनाडा को खत्म कर दिया है और उसका नेक्स्ट टारगेट अमेरिका पर होने वाला है, तो वो वहां पर बैठे हुए सिर्फ दारू पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब तो ये दुनिया तबाह होने वाली है, इसको कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन इसके बाद जिन्वू वहां पर आ जाता है शैडो टेलीपोर्टेशन स्किल की वजह से, जो कि उसको डीमन किंग को मारने के बाद मिलती है, जो कि मैंने इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। और डायरेक्टर से मिलने के बाद जिन्वू कहता है कि मुझे वो रूइन स्टोन चाहिए जो कामिश के मरने के बाद तुम लोगों ने रख लिया है। इसके बाद डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रूइन स्टोन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वो चाहिए क्यों? और इसके बाद जिन्वू कहता है कि वो मुझे काउंटर अटैक के लिए चाहिए, जब भी हम पर हमला होगा मैं उसको यूज करूंगा। और अगर तुम लोगों को कामिश के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो उसके बाद डायरेक्टर जिन्वू को फेडरल ब्यूरो के बेसमेंट में ले जाता है जहां पर उन लोगों ने रूइन स्टोन को रखा होता है। और उसके बाद डायरेक्टर जिन्वू से पूछता है कि आखिर ये रूइन स्टोन है क्या और इसका मकसद क्या है जो तुम इतने बेताबले हो रहे हो इसको लेने के लिए। इसके रिप्लाई में जिन्वू कहता है कि ये एक गिफ्ट है जो कि रूलर ने ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए दिया है और हंट करने के लिए दिया है जब भी ऐसे बीस्ट पृथ्वी पर आएंगे। रूलर्स चाहते हैं हम अपनी पूरी ताकत से उन बीस्ट से लड़ें, इसलिए जब भी कोई बीस्ट मर जाता है वो अपने पीछे एक रूइन स्टोन छोड़कर जाता है जिसमें उसकी सारी की सारी पावर्स होती हैं। और इनको यूज करने के बाद ये पूरे वर्ल्ड में माना को रिलीज करते हैं और उस माना के रिलीज होने की वजह से ही पावरफुल हंटर्स और ज्यादा पावरफुल हो पाते हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूं, रूलर्स ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मोनार्क्स पृथ्वी पर आके तबाही मचाएं, और वो पृथ्वी के लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि वो मोनार्क से लड़ पाए, जो कि माना की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। इतना समझाने के बाद जिन्वू डायरेक्टर से एक हेल्प और मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर और चाहिए, जिसके बाद डायरेक्टर भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि जिन्वू को अब दोबारा से क्या चाहिए। इसके बाद हम लोगों को नॉर्मा दिखाई जाती है और अब तुम सोच रहे हो कि ये नॉर्मा कौन है, तो फिक्र मत करो, तुम लोगों को भी मैं बता दूंगा। लेकिन जिन्वू को यहाँ पर देखने के बाद वो कहती है कि मैं किसी अनजान विजिटर को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो भी इस टाइम पर, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? और इसके बाद जिन्वू कहता है कि मैंने सुना है तुम फ्यूचर देख सकती हो, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा फ्यूचर देखो और बताओ कि आगे क्या होने वाला है। तो अब मुझे नहीं लगता मुझे नॉर्मा को तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, जैसा कि जिन्वू ने खुद ही बता दिया कि नॉर्मा फ्यूचर देख सकती है। इसके बाद नॉर्मा पहले तो थोड़ा हिचकती है कि क्या उसे जिन्वू की हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद मान जाती है और जिन्वू से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। लेकिन इसके बाद नॉर्मा कहती है कि तुम अकेले ही ये सब अपने कंधे पर उठाना चाहते हो? कोई एक व्यक्ति इतना भारी बोझ कैसे उठा सकता है? क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हो? इसके बाद जिन्वू कहता है कि शुक्र है, इसका मतलब मेरा प्लान वर्क कर जाएगा। इसके बाद नॉर्मा कहती है कि शुक्र है, तुम कह क्या रहे हो? और इसके बाद जिन्वू एक बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद कॉल लगाता है मिस चा को। और अगर तुम्हें नहीं पता जिन्वू और मिस चा के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही हिंट दूंगा, जैसे कि नरूतो और हिनाटा के बीच में था। बाकी यार तुम लोग खुद ही समझदार हो। यहाँ पर आने के बाद जिन्वू मिस चा को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि सॉरी, मैं काफी टाइम से थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से मैं कॉल नहीं कर पाया। इसके बाद मिस चा भी कहती है कि जिन्वू, क्या ये सच में तुम ही हो? इसके बाद जिन्वू कहता है हाँ, और फिर कहता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन इस पे मिस चा भी थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि पूरी वर्ल्ड एक बैटल फील्ड बन चुकी है इस टाइम पर और किसी को भी आइडिया नहीं है कौन जिंदा बचेगा और कौन मारा जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को बैटल फील्ड में जाने वाली सारी अलायंस और टीम्स के नाम बताए जाते हैं जो कि इस बैटल फील्ड में एंटर करने वाले हैं। तो पहली होती है एशियन हंटर अलायंस, दूसरी होती है यूरोपियन हंटर यूनियन, फिर होती है अफ्रीकन गिल्ड कोलिशन
और फिर लास्ट में होती है द चाइनीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनियन। और इस बैटलफील्ड को हजारों करोड़ों हंटर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस सब का कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक ये कनाडा में पहुंच पाते तब तक ड्रैगन किंग कनाडा की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर चुका होता है। और इसके बाद ड्रैगन किंग यानी कि जिसका नाम एंटारिस होता है, वो अब सोचते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे काइंड के लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया है, अब तुम और कितना छुप करके रहोगे। इसके बाद जिन्वू भी सोचते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहां पर जल्दी ही आ रहा हूँ। तो यार इसके बाद जिन्वू बैटलफील्ड को एंटर कर लेता है और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलती है जिन्वू और ड्रैगन किंग की बैडएस फाइट। और यहीं पर ही हम लोगों का जो पार्ट 1 है इस वीडियो का वो कंप्लीट हो जाता है। और रही बात जिन्वू और ड्रैगन किंग की फाइट की, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो इस पूरी सीरीज की काफी बैडएस फाइट है। और यार तुम लोग फिक्र मत करो, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इस वीडियो के डालने के कुछ टाइम बाद ही मैं वो फाइट की वीडियो भी डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें मैं इसके टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है जब जिन्वू और ड्रैगन किंग की फाइट कंप्लीट हो जाती है, और इसमें जिन्वू बेरली ही ड्रैगन किंग से जीत पाता है। तो जब जिन्वू और ड्रैगन किंग की फाइट कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर रूलर्स आ जाते हैं, जहां पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि तुम रूलर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने करा कैसे। और इसके बाद जिन्वू कहता है कि एक रास्ता था, रूलर्स वेसल, यानी कि वो इंसान जिनके अंदर रूलर्स ने अपनी पावर दे रखी है। और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे रूलर्स आ जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग यानी कि एंटारिस कहता है कि तुम ये लड़ाई हारने के बाद भी ये जंग जीत गए। लेकिन इसके बाद जिन्वू कहता है कि वो तुम ही थे, है ना, तुम ही वो इंसान थे जिसने सीक्रेटली ऑर्डर दिया था मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और मोनार्क ऑफ फैंग्स को शैडो मोनार्क पर अटैक करने के लिए। तो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने ये पूरा टॉपिक बता दिया था। और इसके बाद जिन्वू काफी बैड तरीके से कहता है कि ऐशबॉर्न ने तुम्हें याद किया है, और अपनी मिडिल फिंगर बाकी तुम समझते ही हो इसका मतलब क्या होता है। और ये देखने के बाद ड्रैगन किंग यानी कि एंटारिस की भी खसक जाती है। वो जिन्वू पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन इतने में रूलर्स उसमें इतने छेद करते हैं कि वो वहां से हिल ही नहीं पाता है। और तभी वहां पर फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद ड्रैगन किंग भी समझ जाता है कि अब बचने का कोई चारा नहीं बचा है। और वो सोचने लगता है कि मैं इटर्नल स्लम्बर के ट्रू वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ना कि इस फेक वन में जो कि तुमने बनाई है। और जिन्वू से इतना कहता ही है, इतने में वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है और जिन्वू से कहता है कि वहीं पर ही हम दोबारा मिलेंगे। इसके बाद जिन्वू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। और इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि तुमने हमारी जंग को खत्म कर दिया है, हमारे पास शब्द ही नहीं है, तुम्हें कैसे थैंक यू करें। इसके बाद जिन्वू कहता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बदले में मेरी एक रिक्वेस्ट है, और ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम ही मेरे लिए कर सकते हो। और इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि मेरी पावर में जितना कुछ होगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद जिन्वू कहता है कि क्या तुम कप ऑफ रीइंकार्नेशन को एक बार फिर से यूज कर सकते हो। इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मैं कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करूं टाइम को पीछे ले जाने के लिए। इसमें जिन्वू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना। इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि इस गॉड के टूल को यूज करने के बाद भी जो हायर बीइंग्स हैं उनकी कॉन्शियसनेस नहीं मिटेगी, जितने भी मोनार्क है वो इस जंग को कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद जिन्वू कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं मोनार्क को और उनकी आर्मी को डायमेंशनल रिफ्ट में ही देख लूंगा, लेकिन प्लीज किसी को भी अर्थ पर वापस मत भेजना टाइम को पीछे करने के बाद। इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि तुम इस जंग को अकेले अपने कंधों पर उठाना चाहते हो। हमने भी कप ऑफ रीइंकार्नेशन को काफी बार यूज किया है, लेकिन हम जो चाहते थे वो कभी अचीव नहीं कर पाए हैं। इतना कहने के बाद जिन्वू अपने डैगर को जमीन पर रख देता है और कहता है कि इस बैटल में काफी सारे लोग मारे गए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सब वापस आ जाएं। इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन जल्दी ही एक्सपायर हो जाएगा, अगर इस बार तुम फेल हो जाते हो तो मैं दोबारा से टाइम को पीछे नहीं कर पाऊंगा, और तुम चाहो तो एक हीरो कहला सकते हो जिसने मोनार्क के इन्वेजन को रोका था और हमेशा के लिए याद रखे जाओगे। लेकिन अगर तुमने टाइम को पीछे कर दिया तो कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा और किसी को ये याद ही नहीं रहेगा कि तुमने ये जंग लड़ी भी थी। तो क्या तुम अब भी टाइम को पीछे ले जाना चाहते हो। इसके बाद जिन्वू थोड़ा सा स्माइल करता है और अपनी फैमिली और दोस्तों के बारे में सोचता है और खड़ा होकर के कहता है कि हाँ। इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि इस सारे बर्डन को अकेले अपने कंधों पर उठाना ये मुझे तुम्हारे प्रीडिसेसर यानी कि ऐशबॉर्न की याद दिलाता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। इसके बाद जिन्वू कहता है कि रुको, मुझे एक बात बताओ कि मेरे शैडोज का क्या होगा जो कि पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसके आंसर में फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट कहता है कि जो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे वो गायब हो जाएंगे और जो करते थे वो रह जाएंगे। इसके बाद जिन्वू खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ
इसके बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट अपना कप ऑफ रीइंकार्नेशन निकालते हैं और उसको यूज कर लेते हैं और फिर वो पूरे अर्थ पर ही अप्लाई हो जाता है और पूरी पृथ्वी 10 साल पीछे चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को जिन्वू की माँ की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रही होती है कि जिन्हा जाओ अपने भाई को उठा दो। इसके बाद जिन्हा अपने भाई को यानी कि जिन्वू को आवाज़ लगाती है। इसके बाद जिन्वू अपने बेड से उठता है और बाहर आके सबको गुड मॉर्निंग कहता है और फिर अपने फादर को देखता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिन्वू का जो फादर थे वो भी एक हंटर थे जो कि एक डंजन ब्रेक की वजह से गायब भी हो जाते हैं। तो इसलिए जिन्वू अपने फादर को देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसको देखने के बाद सब उससे कहते हैं कि जिन्वू तुम रो क्यों रहे हो। इसके बाद जिन्वू कहता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। और इसके बाद जिन्वू अपने बचपन के दिनों को दोबारा से रिलीव करता है। और मानो ना मानो हम भी अपने बचपन को एक बार दोबारा से जीना चाहते हैं। तो यही बात शायद जिन्वू भी सोचता है। वो सोचता है कि थोड़े टाइम के लिए मुझे पीस यानी कि शांति में रह लेना चाहिए और आराम से अपने बचपन को एंजॉय कर लेना चाहिए। ये मेरा रिवॉर्ड है, एटलीस्ट मैंने फाइट जीती है। और पूरी तरह से अपने बचपन को एंजॉय करता है। लेकिन एक दिन अपने घर पर वो अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ करके जाता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे कुछ काम है, जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं वापस से आ जाऊंगा। और इसके बाद हम लोगों को एक डीमन का सर दिखाया जाता है जो कि कट जाता है और इसको काटा और किसी ने नहीं, पीरू ने होता है। इसका मतलब यहाँ पर जिन्वू को उसकी शैडो आर्मी मिल चुकी है। और इसके बाद हम लोगों को बिलियन भी दिखाया जाता है जो कि उसी डायमेंशनल रिफ्ट में सारे के सारे डीमंस को मार रहा होता है काफी ब्रूटल तरीके से। इसके बाद जिन्वू कहता है कि जितना टाइम मैंने यहाँ पर बिताया है मैंने सारी जंग जीती है मोनार्क के खिलाफ में और थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मैंने मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगुरेशन को भी हरा दिया। और इस सब में ऑलमोस्ट 27 ईयर्स जा चुके हैं जब से मैं इस डायमेंशनल रिफ्ट में आया हुआ हूँ। बस मुझे अब ड्रैगन किंग और उसकी आर्मी को खत्म करना है। अच्छी बात तो यह है कि यहाँ का जो टाइम है काफी फास्ट चलता है अर्थ के कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ पर जो 27 साल हुए हैं वो अर्थ पर 2 साल ही हुए होंगे। और इसके बाद जिन्वू अराइज बोलता है और अपनी आर्मी को बुला लेता है और अपनी आर्मी को लेकर के जाता है ड्रैगन किंग के कैसल में जहाँ पर उसकी लोकेशन होती है। और इसके बाद हम लोगों को ड्रैगन किंग दिखाया जाता है जिससे उसकी सेना कह रही होती है कि मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन यानी कि योगोमंड को मार दिया गया है, यानी कि उसको हरा दिया गया है और अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाएं हमारे किंग। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि नहीं, मैं भागते भागते थक चुका हूँ, मैं यहीं रहूंगा और शैडो मोनार्क के खिलाफ लड़ाई करूंगा। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ मोनार्क ऑफ शैडो, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करोगे टाइम को पीछे ले जाने के लिए। मैंने सोचा था कि हम इटर्नल स्लम्बर में मिलेंगे, लेकिन देखो हम लोग यहाँ पर दोनों जिंदा हैं, लेकिन इस बार हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता कि इटर्नल स्लम्बर क्या होता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एक तरह से डोमेन एक्सपेंशन की तरह काम करता है। इसका जो कास्टर होता है वो इसके अंदर जो भी चाहे वो बना सकता है, यानी कि अगर वो चाहेगा लड़की बन जाए तो एक लड़की बन जाएगी और चाहे एक लड़का बन जाए तो एक लड़का भी बन जाएगा। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि मेरा नाम एंटारिस है, तुम्हारा नाम क्या है? शैडो मोनार्क। इसके बाद जिन्वू की एक बहुत ही बैड एस फॉर्म हम लोगों को दिखाई जाती है और उसके बाद फिर जिन्वू कहता है कि मेरा नाम संग जिन्वू है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है नहीं, और फिर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद तुम लोगों को पता ही है कि इस फाइट में कौन जीतेगा। तो इन लोगों की फाइट किस तरह से होती है वो मैं तुम लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।